Today we are going to discuss about this how to score 180 by 180 in chemistry. It may appear unrealistic. Okay. अब ये अनरियलिस्टिक है रियलिस्टिक है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों को इतने मार्क्स तो आते ही आते होंगे। तो जहाँ पे हमें ना 100% प्रिसीजन के साथ अटैक करनी होती है उसे कहते हैं मिलिट्री प्रिसीजन। और मिलिट्री प्रिसीजन के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक साइकोलॉजिकल वार गेम और दूसरी एकेडमिक। तो पहले एकेडमिक वाली पार्ट डिस्कस करते फिर इस वाली पार्ट के ऊपर आते हैं। और एक बात ध्यान रखना, हर एक स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है साइकोलॉजिकल पार्ट। बिना उसके हम कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। हम वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे जो ये मान सकते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी बिना साइकोलॉजिकल एड्स के पूरी हो सकती है। एकेडमिक पार्ट्स में हमें क्या करना है? एकेडमिक पार्ट्स में हमें सबसे पहला काम करना होता है पढ़ते हुए दिमाग की बत्ती ऑन रखनी है। ऑन रखने का मतलब हम कैसे पढ़ते? बेहोशी के आलम में पढ़ रहे होते। क्या पढ़ रहे होते मालूम नहीं, कुछ तो पढ़ ही रहे, जो पढ़ रहे उसे कुछ लिख भी रहे, लेकिन क्या लिखा क्या पढ़ा मालूम नहीं। जब हम पढ़ रहे हो तो हमें एनालिटिकल मोड के ऊपर रखना है। जैसे हमने एक सवाल बनाई जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री थे। हमने खुद से पूछा कि अगर हमने इस टेम्परेचर को 500 कर दिया होता तब क्या यही एडिशन रिएक्शन होता या एडिशन रिएक्शन की जगह एलिमिनेशन होता या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता? ऑब्वियस सी बात है कि 100 पे जो रिएक्शन हो रहा है वो 500 पे नहीं होना है। अब तुम इस बात का वेट मत करना कि जब 500 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से किसी ने सवाल पूछा तब जाके सोचना कि 500 पे क्या होता। ये तो तुम्हें तभी करना था जब तुमने पहली बार ऐसे किसी क्वेश्चन को एनकाउंटर करा था। लेकिन हम क्या करते, जो सवाल दे रखा है समझ आया तो ठीक है, नहीं आया जब भी बी याद कर लेते उसका आंसर बी है। एग्जाम के अंदर ऑप्शन चेंज कर दिए, सी कर दिया, अपन क्या लिख कर आते बी क्यों? सवाल तो क्या था वो तो याद नहीं, आंसर उसका बी था, लिख दो, उस टाइप का ही दिख रहा ना, लिख देते बी आंसर है। तो ये जो है ना बेहोशी के आलम, इसमें नहीं रहना है, हमें जागते हुए रहना है। जब तुम एक सवाल बनाओ तो ये सोचो कि अगर इसके पीएच उसने चेंज कर दिए होते तब ऑप्शंस क्या हो सकते थे। अगर उसने रिएजेंट ही चेंज कर दिया होता जब ऑप्शंस क्या हो सकते थे। या फिर अगर उसने इसके मीडियम चेंज कर रखे होते, एसिड की जगह अल्कलाइन ले रखा होता जब क्या होते। तो अगर हम ये खुद से सवाल पूछना सीख जाए, जब तुम एक सवाल बनाओ तो 4-5 सवाल तुम खुद से जनरेट कर सकते। अगर तुम ऐसा कर सकते तो तुम इस टारगेट के करीब हो। अदरवाइज उसके आगे का 1 हटा दो, उतने टारगेट तक तो तुम पहुंच ही सकते अगर तुम सिर्फ रट्टा मार के काम कर रहे हो। तुम्हें एनालिटिकल मोड के अंदर जाना पड़ेगा। एक सवाल तुमने बनाए और 4-5 सवाल तुमने जनरेट करे, पीएच चेंज करके, उसकी एसिडिटी चेंज करके, उसके रिएक्टेंट चेंज करके, उसकी टेम्परेचर चेंज करके, उसके जो रिएक्टेंट अगर 1 डिग्री था उसे 3 डिग्री बना के, ऐसे करके ये सोच के साथ तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर काम करना होगा। इसके साथ क्या करना है? इसके साथ जैसे तुमने देखा अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा तो तुम खुद से पूछो कि जो तुमने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा है उसका कोई रिलेशन है क्या? अगर है तो वो रिलेशन क्या है? किसी पॉइंट के ऊपर वो उसके साथ सिमिलर हो सकते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर वो उसके साथ डिसिमिलर हो सकते हैं। तो तुम जब एल्डोल पढ़ रहे हैं तो तुम्हें हर वो रिएक्शन जो बेसिक मीडियम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, हर वो रिएक्शन जो बेसिक मीडियम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं उसके बारे में तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए। तुम्हारी सोच के अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए कि भाई वो रिएक्शन भी तो बेसिक मीडियम में होता, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही। तो अगर हम ऐसा करें ना, हमने एक आइसोलेटेड वे के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया, उसको कोई भी फ़ायदा नहीं। उस केस के अंदर तुम्हें 8 नंबर आ जाए, यही बड़ी बात है। तो हम तो यहाँ पे 180 की बात कर रहे हैं, तो हमें मीडियम के हिसाब से, रेजेंट के हिसाब से, मतलब तुमने एक रिएक्शंस को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा कि अगली बार उस पूरे रिएक्शन से कोई भी एक कीवर्ड तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाए तो तुम उससे जुड़े 4-5-6 रिएक्शंस अपने दिमाग के अंदर ला सकते हो। और ये कह सकते भाई उसके अंदर भी तो ये रिएजेंट था, फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसके अंदर भी तो यही टेम्परेचर रेंज था, फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर हम इस माइक्रो एनालिसिस के मोड में जाए तो हमें बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ा और आसानी से चीज़ें हमें याद रखती है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं? थियरी पढ़ने लगते हैं। थियरी पढ़ना एक टाइम वेस्ट है। क्या है? टाइम वेस्ट है। टाइम काटने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप थियरी पढ़े। आप 100 बार थियरी पढ़े, 4 प्रॉब्लम नहीं बनने वाले आपसे। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी जो तुम्हारी जो शेड्यूल है उसे थियरी सेंट्रिक ना करके ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक करने हैं। तुम्हें अपने आपके सामने एक टारगेट सेट करना है कि एक दिन के 400 प्रॉब्लम बनाने हैं, 500 प्रॉब्लम बनाने हैं। और जब तुम ये अप्रोच लगा लो, थियरी ऑब्जेक्टिव के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसे डील करने के लिए तुम थियरी पढ़ो, ये तो एक बढ़िया सी अप्रोच है। लेकिन तुम सिर्फ थियरी पढ़ो, ये एक टाइम पास अप्रोच है। इससे ना तुम्हारा फ़ायदा हो रहा, ना तुम्हारे घर वालों को फ़ायदा हो रहा। तीसरा, बिना रिवीजन के हम 84% चीज़ें सिर्फ 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। तो तुम अंदाज़ा लगा लो कि 7 दिनों के अंदर ऐसे कितने 24 घंटे आ गए। और उसके बाद हमें याद क्या रहते हैं? तो प्रैक्टिकली हमें सिर्फ इतना याद रहते हैं, हाँ ये चैप्टर तो पढ़ा था, हाँ ये ऐसा प्रॉब्लम तो देखा था,
हमें ये भी याद नहीं होता कि 7 दिन पहले इसका आंसर क्या लिखा था। तो हम नए चैप्टर्स पढ़े, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पुराने चैप्टर्स पढ़े वो उसकी रिटेंटिविटी कितनी है, वो कितना रिटेन रह जाता हमें। अगर हमें रिटेन रह जाता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज वी आर पासिंग द टाइम। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर हम एक ही तरीके से काम कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं और फिर से हम उसी तरीके को यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टुपिडिटी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो हमें भी वही काम करना है। जब हमें मालूम है कि भाई चीज़ें रिटेन नहीं रहती तो नई चीज़ों को गेन करने से बढ़िया है कि हम पहले पुरानी चीज़ों को रिटेन करें। और उसके लिए तुमने वीक में एक दिन सेलेक्ट करा और उस पूरे दिन तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है तुम उसे रिवाइज कर रहे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारा एकेडमिक डिस्कशन का पॉइंट है। अब आते हैं इस वाली साइड पे जो हमारे साइकोलॉजिकल वार गेम है। किसी भी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए साइकोलॉजिकल वार गेम कई बार 60% एरिया में होती है, कई बार 40% 30% भी होती है। तो यहाँ भी एक बहुत मेजर एरिया है जो वो साइकोलॉजिकल प्रिपेयरनेस की ज़रूरत होती है। और इस केस में सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, फ़ोन बंद रखने हैं। जितनी देर तुम पढ़ाई कर रहे, 5 घंटे पढ़ रहे, 3 घंटे पढ़ रहे, तुम्हें उस बीच में फ़ोन को बंद रखना है, क्योंकि फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और इन्हें स्ट्रेस तुम्हें लंबे शेड्यूल नहीं बनाने कि 5 घंटे एक साथ बैठ के, 1.5 घंटे से ज़्यादा एक साथ मत बैठना, क्योंकि उसके बाद ब्रेन को कुछ रिटेन होता तो है नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा टाइम पास हो रहा। 1.5 घंटे के बाद तुम उठ गए, आधे घंटे के ब्रेक लगाई, 40 मिनट के ब्रेक लगाई, वापस फिर से तुम बैठ जाते 1.5 घंटे के लिए। 5 घंटे एक साथ बैठ के तुम उतना ही सीखोगे जितना 1.5 घंटे के 2 स्ट्रेच में तुम सीख रहे। दूसरी बात, जब तुम शेड्यूल बना रहे, दिन के शेड्यूल बना रहे, एक हेल्दी शेड्यूल होनी चाहिए। हेल्दी शेड्यूल का ये मतलब है एक सर्टेन टाइम पे तुम जग रहे, एक सर्टेन टाइम पे तुम सो रहे, तुम्हारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही, अगर तुम 8 घंटे 7 घंटे से कम नींद ले रहे तो तुम्हारे ब्रेन सेल डेड हो जा रहे हैं, और वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हमारे ब्रेन सेल डेड हो रहे हैं तो इसका ये मतलब हम रिटेन भी नहीं कर सकते, एनालाइज भी नहीं कर सकते। तो 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो ये कहते 4 घंटे सो जाओ और बाकी टाइम कुछ कर लो। भाई 4 घंटे सो के तुम इसमें से 80 मार्क्स लाओ, ये बहुत बड़ी बात है। 180 तो बहुत दूर की बात है। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, पूरी नींद होनी चाहिए, नींद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आप दिन में आधे घंटे, 1 घंटे भी निकाल लो, आधे घंटे निकाल लो, लेकिन एक एक्टिव स्पोर्ट्स का मतलब कैरम बोर्ड खेल रहे ऐसे नहीं चलेगा, लूडो खेल रहे ऐसे नहीं चलेगा, जिसके अंदर पसीना आ रहा हो, जिसके अंदर तुम भाग रहे, जिसके अंदर तुम 30 मिनट के अंदर स्ट्रेटजी बना रहे, इंप्लीमेंट कर रहे और उसके रिजल्ट देख रहे। तुम एक टीम को लीड कर रहे, स्ट्रेटजी बना रहे, प्रेशर के अंदर स्ट्रेटजी को रीचेंज कर रहे, और फिर उसके बाद में आखिर में तुम जीत कर बाहर आते। तो हम जब ऐसा करते हैं तो दिन भर की फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती और शाम को हम बिल्कुल फ्रेश होते। कोई दिन भर का स्ट्रेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और उसके बाद जब अपन शाम को बैठते तो बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ घर वालों के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं। हमारे साथ क्या होता है, कई बार मम्मा से बात बंद है, अभी पिछले हफ्ते मम्मा से बात बंद थी, इस हफ्ते फादर से बात बंद है, अगले हफ्ते भाई से बात बंद होगा। जैसे बात बंद करना कोई स्टेटस सिंबल बन रखा हो। लोग क्या करते हैं, घर में एक आधा लोगों से बात नहीं करते। भाई घर का माहौल बिल्कुल कूल होना चाहिए, बिल्कुल कूल होना चाहिए, जब जाके तुम अपनी एनर्जी को इफिशिएंटली यूज कर सकते। तीसरा है तुम्हें अपने स्ट्रेस का एक्चुअल, आजकल क्या है, स्ट्रेस में होना एक फैशन है। मुस्कुराता हुआ आदमी बेवकूफ़ है। अगर किसी का चेहरा लटका हो तो लोग कहते बड़ा आदमी होगा, उसके पास स्ट्रेस ज़्यादा है। भाई चेहरा लटका के घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें वाकई में स्ट्रेस है तो तुम आइडेंटिफाई करो स्ट्रेस की वजह क्या है। कई बार स्ट्रेस की वजह बहुत छोटी होती है और हम उसे बेवजह अनप्रोपोर्शनली ब्लो कर देते हैं। तो जो भी तुम्हारी स्ट्रेस की वजह है, अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई ना होना स्ट्रेस की वजह है तो तुम पढ़ाई कर लो। अगर तुम्हें लगता है सब्जेक्ट समझ नहीं आ रही तो तुम उसकी हेल्प ले सकते किसी की। अगर तुम्हें लगता है कि ABC नाम का बंदा तुम्हें इग्नोर कर रहा या इग्नोर कर रही, तो ये सोचो वो ABC नाम का बंदा ही दुनिया का रेफरेंस पॉइंट है क्या? ऐसे पता नहीं कितने बंदे, दुनिया के 6 अरब पॉपुलेशन है, ऐसे उसमें पता नहीं कितने बंदे होंगे। तो हमें उनको लेके अपनी लाइफ नहीं ख़राब करनी। उस बंदे ने हमें 2 रुपये नहीं दे रखा है, पैसे माँ बाप ने लगा रखे, रिजल्ट हमें माँ बाप को देना है और अपने लिए लाना है। ABC तो कोई मैटर नहीं करता। तो बेवजह की चीज़ों को पालना नहीं, बेवजह की बातों को नहीं पालना। ठंडे दिमाग से रात को बैठ लें, खुद से पूछ लें कि भाई आज हमने दिन भर में क्या करा, कहाँ पे ईमानदारी दिखाई, कहाँ पे बेईमानी दिखाई, और एक बार दिमाग के अंदर चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करनी है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक पढ़ा था, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था। तो फिर दिमाग हो सकता है कंफर्टेबली आंसर दे दे, हो सकता है अनकंफर्टेबली आंसर दे। तुम उसे ड्रिल करते जाओ, आखिर पॉइंट तक पूछते जाओ, और इससे क्या है ना, ब्रेन को ये मालूम होगा कि दिन भर अगर उसने तुम्हारे साथ मजाक करा तो रात को तुम उसे परेशान कर सकते। और इन सब के बीच में क्या होता है, हम जब एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन सी होती है कि बार बार दिमाग के अंदर ये ख्याल आता कि हम कामयाब होंगे फेल हो जाएंगे, कामयाब होंगे फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता,
दुनिया भर में जितने जिंदा लोग हैं सबके साथ ऐसे ही होता। इतना निश्चिंत सिर्फ एक मुर्दा होते। बाकी हर किसी को अपने फेल होने का उतना ही डर होता है जितना तुम्हें हो रहा है या जितना मेरे पास है। तो फेल होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फेल का डर होना उतना ही नेचुरल है जितना खाना खाना, जितना सांस लेना है। अब इसमें तरीका क्या होता है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अपने ऊपर थोड़ा कम भी भरोसा है तो सिस्टम के ऊपर भरोसा रखो, या हम सब तुम्हें डूबने नहीं देंगे, तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर तक लेकर आएंगे। घबराना मत, इतनी एक्सपीरियंस तो है सबके पास। तो जिस सिस्टम को के ऊपर तुमने भरोसा रखा है, आंख बंद करके उस पर भरोसा करना सीखो। रामायण के अंदर क्या है, एक जब वो राम सेतु बन रहा होते तो सभी काम कर रहे होते, तो राम जी भी क्या करते, एक पत्थर उठा के पानी में डालते, पत्थर डूब जाते। उसे देख के सारे बंदे सोचते अरे ऐसा कैसे, जब नाम लिखने से पत्थर तैर रहा था तो उसने छोड़ा तो डूब कैसे गया, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो बंदर पीछे हट गए। तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी पत्थर दुगनी स्पीड से अंदर डाल रहे। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई तुमने नहीं देखा वो जो हुआ? पूछा क्या हुआ? कहा वही उन्होंने पत्थर डाला, पत्थर डूब गया है, कुछ तो डाउट है ना। तो हनुमान जी ने कहा भाई वो इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया उसके पास जाती है, और उसने जिसको छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो लोगों की समझ आ गया। लोगों ने कहा जिसकी आस्था विभक्त ना हो वो भक्त थे। जिस इंसिडेंट को देख के बाकी पीछे हट गए, हनुमान उसी इंसिडेंट को देख के दुगनी ताकत के साथ जुड़ गए, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया कि इसने जिसको छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। बाकियों ने क्या देखा, बाकियों ने देखा कि इसका नाम लिखने से तो तैर रहा था, इसके छूने से डूब गया, मतलब मामला कुछ और है। तो क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या है, सिस्टम के ऊपर भरोसा करना सीखे, खुद के ऊपर भरोसा करना सीखे। तुम्हारे ऊपर थोड़ा कम भरोसा हो तब भी चलेगा, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना सीखो। हम सब यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए है, और हम सब में से हम सबके पास इतनी एक्सपीरियंस है कि हम तुम्हें डूबते पानी से भी बाहर निकाल सकते हैं।